नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं गर्व सीरीज का अगला वीडियो। जल्दी से ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। मतलब पूछा है कि कहां किया गया था। सबसे प्राचीन काल में कपास की खेती किस जगह पर शुरू हुई थी। तो साथियों, अपना प्यारा भारत इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले प्राचीन काल में कपास की खेती हुई थी। साथियों, थोड़ा बात किया जाए कपास पर। इतिहास, भूगोल, हर विषय से प्रश्न यहां से बनते हैं। कपास कपास से निर्माण होता है सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है कपास। साथियों, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, काली मृदा में होती है कपास की खेती। इसके लिए महाराष्ट्र और गुजरात दो जगह प्रमुख है। यानी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। साथियों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चूंकि कपास की खेती होती है इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। यही वजह है साथियों कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी है, कपास की खेती होती है। कपास की खेती होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा डेवलप कहां पर है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद। इसीलिए गुजरात का अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या आपको पता था भारत का मैनचेस्टर क्या है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। ठीक है, लेकिन क्यों कहा जाता है मैनचेस्टर? साथियों, इंग्लैंड का एक शहर है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर स्थित है। इसी तरह से भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग कहां पर है? अहमदाबाद में। इसीलिए भारत का मैनचेस्टर उपमा दिया जाता है अहमदाबाद को। यह रहा साथियों इतिहास और भूगोल इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है? या पूछता है नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, किस सभ्यता को कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई? तो मिस्र की सभ्यता। क्यों कहते हैं नील नदी का वरदान? नील नदी का वरदान क्यों मिस्र को कहते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है उत्तर की तरफ। सहारा डिजर्ट मरुस्थल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। अच्छा, अफ्रीका में पूरा उत्तर में मरुस्थल है, डिजर्ट है। जब मरुस्थल है तो पानी की कमी होगी, पानी की कमी के कारण ही मरुस्थल कन्वर्ट हो जाता है और मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे भी ग्रोथ नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी जड़ें जो है लंबी हो जाती है जल की तलाश में। यहां से भी प्रश्न बनता है। सहारा मरुस्थल साथियों, सहारा मरुस्थल के बीचों बीच से एक नील नदी जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की दो शाखाएं हैं, श्वेत नील और ब्लू नील। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील ताना झील से निकलती है। दोनों एक होकर के नील नदी बनती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और नील नदी इस मिस्र के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो मिस्र देश है इसके अगल बगल उपजाऊ भूमि उपलब्ध हो जाता है। अगल बगल के जो देश हैं वहां पर डिजर्ट है और मिस्र में नील नदी के कारण उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। नदी अपने साथ मृदा लेकर के आती है, मिट्टी को काट के लाती है और अपने अगल बगल के जो क्षेत्र हैं वहां पर वो विस्तारित करती है। इस प्रकार से मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सा था? यानी दुनिया के किस सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला मौजूद थी? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेरियन सभ्यता। सबसे प्राचीन लेखन सभ्यता कहां पे मौजूद थी? सुमेरियन सभ्यता में मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी लेखन था, यूनानी में भी था, चीन में भी था। सारे प्राचीन सभ्यताओं में लेखन कला था, लेकिन सबके लेखन को पढ़ लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लेखन को, लिपि को कोई विद्वान वैज्ञानिक आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। आप कमेंट करके उत्तर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि का क्या नाम था तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ने का प्रयास किया और किसने वैज्ञानिक पद्धति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लिपियों को पढ़ने का प्रयास किया था? इन कुछ प्रश्नों का उत्तर करिए कमेंट में। तब तक आगे बढ़ते हैं। आप जब प्रश्नों को सॉल्व करिए तो आप पुश करके भी करिए साथियों। जैसे तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न आप करना चाहते हैं इस प्रश्न को, तो आप पुश कर दीजिए और थोड़े समय के लिए पुश करके आप अपना भी इवैल्यूएशन करिए कि हाँ आपने सही किया है कि नहीं। हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान देना, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा होगी साथियों। चौथा है, आर्य शब्द इंगित करता है।
आर्य शब्द साथियों श्रेष्ठ जन को इंगित करता है। परीक्षा में पूछे आर्य किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ जन को इंगित करता है। थोड़ा बात कर लेते हैं आर्य पर। उत्तर देख लिया जाए पहले, इसका उत्तर क्या होगा? डी। आर्य पर बात किया जाए। आर्य जो थे वैदिक काल में आए थे। विद्वानों के अनुसार आर्य वैदिक काल में आकर बसे, वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। विद्वानों का अलग अलग मत है कि यह, कोई कहता है आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, कोई कहता है तिब्बत प्रदेश से आए थे, कोई कहता है मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न यहां से बनता है, याद रखे रहेगा ये पॉइंट। किसने कहा था आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बताया, अपने लेखों में लिखा है कि आर्य तिब्बत प्रांत से आए थे, तिब्बत क्षेत्र से आए थे। विद्वान था मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र साथियों बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। और एक अविनाश चंद्र थे, अविनाश चंद्र ने बताया कि आर्य आकर के सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। वही सभ्यता थी वैदिक सभ्यता साथियों, याद रहे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? साथियों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का डिटेल करते हैं। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं। ऋग्वेद में सूक्त 1028 हैं। ऋग्वेद में सूक्त 1028 हैं। पूछता है बालखिल्य सूक्त कितने हैं? 11 बालखिल्य सूक्त हैं। 11 बालखिल्य सूक्त हैं। बालखिल्य सूक्त सहित 1028 टोटल सूक्त हैं। इन बालखिल्य सूक्त को नवीन सूक्त कहा जाता है। किसको नया सूक्त कहा जाता है? बालखिल्य सूक्त को नया सूक्त कहा जाता है। आगे पूछता है कि इसमें श्लोक कितने हैं? श्लोक या ऋचाएं, श्लोक या ऋचाओं की संख्या 10,580 है साथियों। ऋग्वेद में श्लोक या ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,580 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और इन तीनों को साथियों वेदत्रयी भी कहा जाता है। शुरू के जो 3 वेद हैं इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है। देख लीजिए इसका उत्तर, पांचवा का बी इसका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, त्रयी किसे कहते हैं? साथियों त्रयी या परीक्षा में पूछे वेद त्रयी, ये आरंभ के जो 3 वेद थे उन्हें कहा जाता है। यानी तीनों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण पूछ रहा है साथियों, तो वर्ण का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है साथियों। 4 वर्ण का उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में साथियों। अगला इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 7वां का ए। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों अथर्ववेद। अथर्ववेद जो सबसे नवीन वेद था उसमें जादू, टोना, साप, वशीकरण इत्यादि सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। 9वां प्रश्न है देखिएगा, ऋग्वेद में सूक्त हैं, अभी हमने बताया ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिनमें 11 नवीन हैं। इन नवीन सूक्तों को कहा जाता है बालखिल्य सूक्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का ए साथियों। 9 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आइए 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। थोड़ा डिटेल इसका करते हैं। ऋग्वेद जो है वो वेद है, ठीक है, और वेद जो होता है वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य की संख्या कितनी है पूछता है? 4 है। किसको वैदिक साहित्य कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, वेद, ब्राह्मण, वेद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, इन चारों को कहा जाता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ वेद,
वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम ग्रंथ उपनिषद, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत किसे कहा जाता है? जो वैदिक साहित्य के अंत में आए वह वेदांत है, अर्थात उपनिषद। प्रश्न पूछा है उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन, दर्शन फिलोसॉफी, दर्शन फिलोसॉफी उपनिषद का विषय वस्तु है। अच्छा, आरण्यक क्या होता है गुरु जी बता दीजिए। आरण्यक जो ऐसे वैदिक ग्रंथ जिनकी रचना अरण्य में हुई है अर्थात जंगलों में हुई है उसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। और वेदों पर जो टीका लिखा गया है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो हर एक ब्राह्मण ग्रंथ वेद से संबंधित है साथियों। आइए डिटेल देखते हैं कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद से संबंधित है। यहां लिखा है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोनों जो ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी। गोपथ लिखा हुआ है। गोपथ साथियों अथर्ववेद का है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। और शतपथ तैतरीय, शतपथ और तैतरीय यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अच्छा, बचा कौन सा? एक गुरुजी भूल रहा है सामवेद, इसको भी बता दीजिए। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा तांडव या पंचविश। तांडव और पंचविश होगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तांडव ग्रंथ और पंचविश ग्रंथ ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? सामवेद से। शतपथ और तैतरीय यजुर्वेद से, गोपथ अथर्ववेद से, ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, देखिए आ गया गोपथ, ये हो जाएगा अथर्ववेद से संबंधित। 11 का उत्तर हो जाएगा साथियों सी। सी उत्तर आपके सामने है। अगला प्रश्न है 12वां। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, इसका डिटेल करते हैं। सोम क्या है? देवता सोम कहा गया है वैदिक काल में। देवता सोम, देवता सोम अर्थात यह हिमालय पर्वत पर प्राप्त होने वाली एक वनस्पति थी। इस वनस्पति से पेय पदार्थ बनाया जाता था। पेय पदार्थ, इस पेय पदार्थ का सेवन देवतागण करते थे। आगे कुछ मंडल देखते हैं। कुछ मंडल से और भी प्रश्न रहते हैं साथियों, जैसे तीसरा मंडल है, 7वां मंडल है, 10वां मंडल है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ऋषि ने की थी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सविता देवता को समर्पित है। सविता अर्थात सूर्य देवता, सविता देवता सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। 7वां मंडल दासराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अच्छा, वर्ण या वर्ण व्यवस्था के बारे में किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है साथियों। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये रहा 10 मंडल में से ये 3-4 मंडल अक्सर एग्जाम में रहता है। 2 बातों और ध्यान रखिएगा कि मंडलों की संख्या हमने बताया कि 10 है। ऋग्वेद में जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है, यह दोनों मंडल नवीन है, न्यू है ना, दोनों न्यू है। और बीच के बाकी जितने थे वो सारे पुराने। तो पूछेगा ऋग्वेद में नवीनतम मंडल कौन सा है? तो पहला मंडल और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? साथियों सामवेद जो है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका उत्तर हो जाएगा बी सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। संगीत का जनक किसको कहा जाता है? संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है साथियों। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पुरोहित को साथियों अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? यहां लिख दे रहे हैं ऋग्वेद के पुरोहित, ऋग्वेद के पुरोहित को साथियों होत्री कहा जाता था। होत्री। और बचा अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ब्रह्मा कहा जाता था अथर्ववेद के पुरोहित को। तो पुरोहित वाला भी बात याद रखे रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं, इनका विषय वस्तु क्या है? धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। तो दर्शन पर आधारित है साथियों। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन है, फिलोसॉफी है। दर्शन क्या होता है? जैसे एक वाक्य है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि आप जैसा देखेंगे वैसी ही दुनिया है। दर्शन वही है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है मात्र देखना, लेकिन दर्शन का मतलब होता है बहुत कुछ देखना। इसका व्यापक अर्थ अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर किसी दिन चर्चा किया जाएगा दर्शन पर। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद का वर्णन कहां पर मिलता है? तो कठोपनिषद से साथियों। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। उत्तर देखिएगा, सी हो जाएगा। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। अच्छा, कुछ और बातें यहां से पूछता है, ध्यान दीजिएगा। छांदोग्य उपनिषद में किसकी जानकारी मिलती है? तो घोर ऋषि अंगिरस थे। घोर ऋषि अंगिरस, घोर ऋषि अंगिरस के शिष्य कृष्ण के रूप में जानकारी मिलती है। घोर ऋषि अंगिरस के शिष्य थे कृष्ण। यह बात का उल्लेख कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा पूछे, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो साथियों, भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान किसमें कहा गया है? किस उपनिषद में कहा गया है? तो साथियों, मुंडकोपनिषद में। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान कहा गया है। यज्ञ को टूटी नौका के समान कहा गया है। एक और प्रश्न यहां से बनता है, अपने भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो वैदिक कालीन एक विदुषी थी गार्गी, और ऋषि थे एक याज्ञवल्क। याज्ञवल्क और गार्गी के संवाद का वर्णन कहां मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। घोर ऋषि अंगिरस के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान कहां बताया गया है? तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है। सत्यमेव जयते अपना राष्ट्रीय वाक्य कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य, देखिए वैदिक साहित्य होता क्या है? 4 वैदिक साहित्य होते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसमें उत्तर हो जाएगा ए। देखिए, वैदिक साहित्य या संहिता एक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गया, उपनिषद ग्रंथ हो गया। इन चारों को वैदिक साहित्य कहा जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी कि वेदों में सबसे ज्यादा किस नदी के बारे में चर्चा मिलती है, सर्वाधिक बार वर्णन मिलता है? तो सिंधु नदी के बारे में सबसे ज्यादा बार वर्णन मिलता है, सिंधु नदी साथियों। और याद रखिएगा, अगर पूछे कि वैदिक साहित्य में नदीतमा किसको कहा गया है, नदियों की मां किसे कहा गया है, पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो सरस्वती को कहा गया है। सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके रूप में की गई है, किस एक के साथ की गई है? यानी अस्किनी जो प्राचीन नाम है, वैदिक कालीन नाम है, आधुनिक नाम उसका क्या है? तो देखिएगा साथियों, सारे नदियों को देख लेते हैं। व्यास जो है, इसका प्राचीन नाम विपाशा है, विपाशा है। रावी है, रावी का प्राचीन नाम परुष्णी है, परुष्णी। चिनाब का अस्किनी हो जाएगा, यही पूछा भी है आपसे। चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम अस्किनी, इसका उत्तर हो जाएगा 18 का सी। झेलम है, झेलम का वितस्ता हो जाएगा साथियों। वितस्ता प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम इसका झेलम है। एक नदी है गोरखपुर जिसके किनारे स्थित है, राप्ती नदी, इसका प्राचीन नाम है अचिरावती, अचिरावती इसका प्राचीन नाम है साथियों। और सतलज नदी है, सतलज, सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री, सतुद्री। इसके अलावा भी बहुत सारी वैदिक कालीन नदियां मिलती हैं वेद ग्रंथों में, इनका जरूर याद रखिएगा, ये इतने महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? चिनाब, 18 का सी।
अगला प्रश्न है 19वां, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी वैदिक कालीन नदियां हैं, अफगानिस्तान में पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा कुभा और क्रुमु। कुभा और क्रुमु का वर्तमान लोकेशन अफगानिस्तान है। प्राचीन काल में इसकी जानकारी मिलती है वैदिक काल में कि आर्यों से इनका संबंध था, इन दोनों नदियों का, कुभा और क्रुमु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा प्राचीन काल की वैदिक काल की एक विदुषी थी जिसने वैदिक मंत्रों की रचना भी की थी। देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा 20 का ए लोपा मुद्रा। अगला प्रश्न है साथियों 21वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क साथियों यह गले का आभूषण था। आरंभ में गले का आभूषण था, वैदिक काल के आरंभ में निष्क गले का आभूषण था, जो बाद में जाकर के साथियों बाद में सिक्का के रूप में इसका प्रचलन हो गया। पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल या बाद के समय में परवर्ती काल में निष्क क्या था? तो सिक्का था। आरंभिक काल में निष्क क्या था? ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? तो गले का आभूषण था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। यहां दिया हुआ है ऋग्वैदिक काल। क्या होता है ऋग्वैदिक काल? वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में कुछ अंतर है क्या? देख लेते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का समय कहा जाता है वैदिक काल। वैदिक काल अर्थात जिसमें वेदों की रचना हुई है, वैदिक साहित्य की रचना हुई है, उसे वैदिक काल कहा जाता है। इस काल को दो भागों में विद्वानों ने बांटा है। एक बांटा है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल साथियों जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड देखेंगे 500 साल था शुरू से, यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल क्या था? उत्तर वैदिक काल बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना जिस काल में हुई थी उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना जिस काल में जिस युग में हुई उसे उत्तर वैदिक युग कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड पूछेगा, काल पूछेगा, तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका काल था उत्तर वैदिक काल। ये रहा साथियों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर। अगला प्रश्न है देखिएगा, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका पूछेगा चाहे निष्क पूछेगा, थोड़ा बहुत अक्षर का अंतर रहेगा। ये जीएस है, गणित नहीं है साथियों कि एकदम पॉइंट में आंसर उसका आएगा। जैसे एक बार इल्तुतमिश को एग्जाम में अल्तमश दे दिया था। इल्तुतमिश परीक्षा में अल्तमश भी इसका नाम मिलता है। पूछा था दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में था। तो वही नाम है। जीएस में थोड़ा सा अपने दिमाग का खिड़की दरवाजा ये सब खोल करके प्रश्नों को करना होता है साथियों। तो इसको पढ़िए, इसका उत्तर बताइए। निष्क या निशाका क्या था? तो निष्क या निशाका आरंभ में आभूषण था और गले का आभूषण था, और बाद में यह सिक्का बन गया था। किसका सिक्का बना था? तो यहाँ पूछ रहे प्राचीन। अगर प्राचीन पूछेगा तो सोने का आभूषण आप ट्रिक करिएगा, और जब उत्तर वैदिक काल या बाद के काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या मगध काल में या मौर्य काल में पूछेगा तब आप इसको सिक्का ट्रिक करिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों स्वर्ण आभूषण। निशाका या निष्क क्या था? गला में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था। ध्यान दीजिएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं, बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? पूछा है बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में, वैदिक देवी देवताओं के नाम के उल्लेख के रूप में, यहाँ वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा साथियों बी। बोगोज कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों के नाम का उल्लेख मिलता है, इसीलिए यह फेमस है। इसका उत्तर हो जाएगा 23 का बी। इसका डिटेल देखिएगा साथियों। बोगोज कोई अभिलेख जो है ये एशिया माइनर क्षेत्र में पाया गया। एशिया माइनर क्षेत्र, एशिया माइनर क्षेत्र क्या है? वर्तमान में जो तुर्की है उसे एशिया माइनर क्षेत्र कहा जाता था प्राचीन काल में। एशिया माइनर क्षेत्र में 2 राजा थे, एक राजा हित्ती थे और एक राजा मित्तनी थे। हित्ती और मित्तनी ये दोनों राजाओं ने मिलकर के संधि कर ली, समझौता कर लिया,
और समझौता करने के बाद इन्होंने शपथ भी लिया है, साक्षी बनाया 4 देवताओं को, 4 देवी देवताओं को साक्षी बनाया, 4 देवी देवताओं को साक्षी बनाया। उनका नाम इस अभिलेख में लिखा हुआ है, बोगोचकोई अभिलेख में। कौन से वो 4 देवता थे साथियों? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं का वर्णन मिलता है बोगोचकोई अभिलेख में, या एशिया माइनर अभिलेख में, या इसी को मित्तनी अभिलेख भी कहा जाता है। मित्तनी अभिलेख में कितने देवताओं का, देवियों का वर्णन मिलता है? 4, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। बोगोचकोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में उसे क्या कहा जाता है? तुर्की क्षेत्र कहा जाता है। कौन से 2 राजाओं ने संधि समझौता किया था? हित्ती और मित्तनी। और बाकी साक्ष्य बना दिया था, साक्षी बना दिया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इस विकल्प में बताना है। शंकराचार्य ने आर्यों के बारे में बताया? नहीं। शंकराचार्य 4 धामों की स्थापना, 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य, और शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में स्थित है। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला 1893 में भारत आई। भारत में 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन किया और भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी एनी बेसेंट। विवेकानंद 1893 में ये भी शिकागो गए थे विश्व महाधर्म सम्मेलन में। नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद को सब कोई जानता होगा। स्वामी विवेकानंद ने ही एक नारा दिया था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्रा निबोध। उठो, जागो और भागो, तब तक भागो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी आर्यों के बारे में जानकारी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनकी एक पुस्तक है आर्कटिक। पुस्तक का क्या नाम है? आर्कटिक, द होम ऑफ वेदास। द होम ऑफ वेदास। यानी कि उन्होंने बताया है कि वेदों का घर आर्कटिक है। और ये अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्य तिब्बत प्रांत से आए थे। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। आर्य मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। किसने कहा था? आर्य आकर के सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। तो यह बात अविनाश चंद्र ने कहा था। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा 24 का उत्तर। अगला 25वां और अंतिम प्रश्न है आज का। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख साथियों ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। इस प्रकार आज का वीडियो कंप्लीट हुआ गर्व सीरीज का साथियों। यह 3रा वीडियो था। कैसा लगा यह वीडियो और हम लोग का प्रयास? हम लोग के ड्रीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और लास्ट में कमेंट जरूर करें और अपने जूनियर छोटे भाई को यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।